हो गया। हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि आप जानते हैं इसमें प्रोनाउन की सीरीज चल रही है और प्रोनाउन के हम काफ़ी टॉपिक इसमें हम कर चुके हैं, जैसे रिलेटिव प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन है और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, एम्फेटिक प्रोनाउन है ना। मोस्ट ऑफ द प्रोनाउंस वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन। तो इंडेफिनिट प्रोनाउन की सीरीज़ को आज स्टार्ट करते हैं अपन। अच्छा, पहले लिखो है, चलिए। इंडेफिनिट प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन होते क्या है? डेफिनेट का अपोजिट वर्ड होता है इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन को अगर हम समझें तो लिख के बताता हूँ मैं आपको। जैसे मैंने लिखा वन थिंग, वन एक इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है। और डैश ये जी मैंने शॉर्ट में लिख दिया, थोड़ा अगर आप समझ सकें। थिंग, ये चार थिंग हो जाएंगे, इसमें चारों प्रोनाउन आ जाएंगे, समथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग और नथिंग। ठीक है। और एक ऐसा ही होता है जिसके लास्ट में वन लगता है, मैं कॉमा थोड़ी बड़ी कर देता हूँ, ठीक है ना। और एक जिसके लास्ट में वन लगता है, सम वन, एनी वन, एवरी वन, एनी वन। ठीक है। उसी तरह से एक वर्ड होता है बड़ी, उसके भी लास्ट में चारों लगते हैं, समबडी, एनीबडी, एवरीबडी, नोबडी। ठीक है, ये होते हैं। इसके अलावा भी होते हैं, जैसे ऑल है, सम है, फ्यू है, बोथ है ना। ये भी हमारे इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं। तो एक एक करके हम करना स्टार्ट करते हैं, एक एक करके समझना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारा है वन। तो मैं आपको बता दूं, वन दो प्रकार के होते हैं। एक तो वन होता है इंडेफिनिट प्रोनाउन, और एक वन होता है आपका जो न्यूमेरिकल नंबर होता है, 1 2 3 4 5। ठीक है ना, बात नहीं करो, शांति से बैठो। वन एक इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है जो हम पढ़ने जा रहे हैं आज, और एक वन न्यूमेरिकल नंबर होता है। ठीक है। तो वो वाला यूज तो आप सब जानते हैं, 1 2 3 वाला। इसको देखो इंडेफिनिट प्रोनाउन है ना। इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मैंने लिखा वन मस्ट रिस्पेक्ट हिज पेरेंट्स। वन मस्ट रिस्पेक्ट वंस पेरेंट। अब चूंकि ये वन कैसे आ रहा है तो ध्यान से देखिए, ये वर्ब है, वर्ब से पहले आएगा सब्जेक्टिव केस, और सब्जेक्ट वाली जगह पर, यानी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, वर्ब का ऑब्जेक्ट बनने का अधिकार इंग्लिश में दो ही भाइयों के, और वो है नाउन और प्रोनाउन। तो ये प्रोनाउन है, इसलिए वन बनकर आ रहा है। ठीक है ना, वन सब्जेक्ट बनकर आ रहा है क्योंकि ये प्रोनाउन है। अब समस्या यह है कि वन एक ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है। ठीक है। और ये जो हिज जो होता है वो एक डेफिनेट प्रोनाउन होता है, ही का हिज होता है ना। तो ही, शी, इट, दे, ये डेफिनेट प्रोनाउन है, ये इंडेफिनेट प्रोनाउन है। तो जब सब्जेक्ट हमारा इंडेफिनेट प्रोनाउन है तो फिर हमारा पॉजिटिव एडजेक्टिव डेफिनेट प्रोनाउन का कैसे हो जाएगा? ये भी अलग होगा। नहीं आ रहा समझ? फिर से समझें कि जैसे कुछ डेफिनेट प्रोनाउन होते हैं, जैसे आई है, आई का मी, शी का हर, दे का देम, दे का देयर, और आई का माय, सॉरी मैं ऑब्जेक्टिव बोल गया, आई का माय, शी का हर, ही का हिज, है ना, दे का देयर, वी का और, ये सब पॉजिटिव एडजेक्टिव है। ठीक है, क्योंकि ये डेफिनेट प्रोनाउन है तो इनके सबके रेडीमेड हैं पॉजिटिव एडजेक्टिव। लेकिन वन एक इंडेफिनिट प्रोनाउन है, तो वन हिज का कैसे ले लेगा? क्योंकि ये तो डेफिनेट का है और ये इंडेफिनिट है, इसीलिए हम इसका पॉजिटिव एडजेक्टिव अलग लेते हैं, और वो होता है वंस। ठीक है, इसका अपना एक पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है वंस। याद रखिए, कुछ इंडेफिनिट प्रोनाउन के मैक्सिमम इस केसेस में जब इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है और उसका पॉजिटिव एडजेक्टिव चाहिए होता है, मैं तो उसको अपोजिट ऑफ एस से बनाते हैं जनरली। ठीक है। एक और देखें, जैसे लिखा मैंने, आई थिंक दैट वन शुड डिपॉजिट हिज फीस हिमसेल्फ। अब एक ये है, तो ध्यान से देखिए, ये एक नाउन क्लॉज हो गई। ठीक है, नाउन क्लॉज है, यानी इस वर्ब का सब्जेक्ट ये हैगा, और ये रही वर्ब, इस वर्ब का सब्जेक्ट ये हैगा वन। अब चूंकि वन इसका सब्जेक्ट है तो वही वाला सेम कंडीशन इसमें हो जाएगा, तो यहाँ पर हिज ना आते हुए वंस हो जाएगा। ठीक है। अब जिस तरह से पॉजिटिव एडजेक्टिव इसका वंस हो गया, तो रिफ्लेक्सिव भी इसका अपना पर्सनल चलेगा, वन सेल्फ। ठीक है। कहने का मतलब यह है कि वन इंडेफिनिट प्रोनाउन का पॉजिटिव एडजेक्टिव वंस होता है और रिफ्लेक्सिव भी वंस होता है। आया समझ में? नोट करते चलो भाई फटाफट।
अच्छा एक चीज़ और बता दो आप मुझे, ये जो मैंने पॉजिटिव एडजेक्टिव वंस लिखा, एक वंस ये होता है, एक वंस ये होता है, इनमें अंतर क्या है? अब आती है बात, कभी कभी एग्जाम में ये वाला वंस भी आ जाता है, ये वाला लिख देते हैं वो, तो बच्चे को तो बस इतना मालूम होता है वन का वंस, तो ये भी दोनों ही वंस है। अब बताओ कि कौन सा आएगा? हालांकि मैंने लिख दिया उसका आंसर ऑलरेडी, वंस अपोस्ट्रोफ एस वाला। वो क्यों होगा, ये क्यों नहीं होगा, कोई बता पाएगा क्या? तो मैं आपको बता दूं, समझ लीजिए, इसको आपको मैं लिख के बता देता हूँ तो अच्छे से रहेगा। जैसे एक होता है वन, ये सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव, यानी कि नॉमिनेटिव केस में भी होता है और ऑब्जेक्टिव केस में भी वन होता है, ठीक है। ये होता है पॉजिटिव एडजेक्टिव। और बच्चों ये जो वंस होता है ना, ये इस वन की प्लूरल फॉर्म होती है, प्लूरल फॉर्म होती है ये वाला वंस जो होता है वो इस वन का ये प्लूरल फॉर्म होती है ना। जैसे मैंने आपको समझाने के लिए लिखूँ, जैसे मैंने लिखा, जैसे आपको सपोज करना है, सर यू हैव मैनी बुक्स ऑन दिस टेबल, सो आई वॉन्ट दिस वन, आई वॉन्ट अ बुक, या आई वॉन्ट वन ऑफ दीज। तो आप कैसे बोलेंगे? तो मैं क्या बोलूँगा, विच वन, सिंगुलर के लिए, है ना, और प्लूरल के लिए दिस वन। जैसे मैंने कहा दिस वन, तो आप बोलोगे सर दिस वन, आई वॉन्ट दिस वन, ठीक है, मुझे ये वाली चाहिए। तो ये वन, ये सिंगुलर के साथ आता है, दिस के साथ हमेशा सिंगुलर आएगा। और अगर ये प्लूरल होगा तो दीज वंस, तो फिर ये हो जाएगा। अगर आपको एक बुक चाहिए तो सर दिस वन, तो दिस वन। अगर आपको यहाँ से ये 4 बुक चाहिए तो सर दीज वन, से चारों चाहिए मुझे, ठीक है। तो ये वन सिंगुलर होता है, ये वन प्लूरल होता है, ठीक है। छोटी सी बात है, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि आपको नहीं मालूम होगी। नोट करते चलें भाई फटाफट, जल्दी जल्दी, है ना। हटा दूँ क्या? जो चीज़ नहीं आए समझ में आप नोट ज़रूर कर लें, क्लास के बाद बता दूंगा, क्योंकि अभी मैं किसी चीज़ को बार बार रिपीट नहीं कर पाऊंगा। जहाँ भी डाउट हो रहा है, कोई भी परेशानी आ रही है, तो आप नोट ज़रूर करते चलें। क्लास के बाद मुझसे मिलने सभी लोग क्लास के बाद मुझसे संपर्क कर सकते हैं, है ना। कोई भी स्टूडेंट जिसे नहीं आ रहा हो, जिसको भी नहीं आ रहा हो, वो मुझे बता सकता है, ठीक है। मैं बैठा रहा हूँ इसको अब। तो ये हमारा वन हुआ, ठीक है। और वन और वंस में क्या डिफरेंस होता है वो भी मैंने आपको बता दिया, समझ गए। और अपोस्ट्रोफ एस वाला, अपोस्ट्रोफ एस वाला लेकर चलेंगे, इसका पॉजिटिव एडजेक्टिव अपोस्ट्रोफ एस वाला लेकर चलेंगे, ठीक है। कोई डाउट किसी को यहाँ तक? अब आ जाओ सेकंड वाला ले लो, ये चारों थिंग है ना, इसमें से ये वाले 2 ले लो। तो मैं आपको यही बता देता हूँ, देखिए ये जो वन है ना, समवन, एनीवन, नो वन, एवरीवन, और यही चारों वर्ड इसमें लगा दो, समबडी, एनीबडी, एवरीबडी, नोबडी। ये जो 4 ही हो गए, 4 ही हो गए। ये वाले जो होते हैं ये पर्सन के लिए यूज होते हैं, ह्यूमन बींग्स के लिए, हमेशा ध्यान रख लीजिए। मैं लिख देता हूँ यहाँ, पर्सन या ह्यूमन बींग्स, मनुष्य के लिए यूज होंगे ये केवल, ये चारों, और सॉरी 8, 4 ये 4 ये नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज होगा, ये नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज होगा चारों, समथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग, नथिंग, ये नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज होंगे। और ये जो 8, 4 ये पर्सन या ह्यूमन बींग्स के लिए यूज होंगे। जैसे मैंने लिखा, एवरीबॉडी loves his parents, everybody loves his parent। तो याद रखिए, जब भी ये पर्सन के लिए होंगे और इनके साथ हमेशा सिंगुलर की वर्ब लगेगी। जब भी ये सब्जेक्ट बनकर आएंगे तो इनके साथ हमेशा सिंगुलर की वर्ब लगेगी, और सिंगुलर ही इनका पॉजिटिव एडजेक्टिव हिज रहेगा, केवल हिज, है ना, और कोई दूसरा पॉजिटिव एडजेक्टिव। लेकिन ये केवल इनके लिए, 4 ये 4 इन 8 के लिए, क्योंकि ये पर्सन के लिए यूज़ हो रहा है। अब यहाँ पर हिज क्यों लगता है ये तो मुझे नहीं मालूम भाई, है ना, क्योंकि जो यूज़ कर रहे हैं हम वही करेंगे। अब यहाँ पे हम उतना तो हर भी चाहिए यहाँ पर, है ना। अब परमात्मा जाने क्यों नहीं है भैया, ठीक है। तो ये समझिए, जब सिंगुलर, एक और एग्जांपल देख लीजिए, एवरीवन
is waiting for his chance. Everyone is waiting for his chance. तो ये देखिए, ये भी हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन, ये आ रही है सिंगुलर की वर्ब, और ये उसका पॉसेसिव एडजेक्टिव हिज। तो कहने का मतलब ये है मेरा कि मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जब भी ये होते हैं तो इनके साथ सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर पॉसेसिव एडजेक्टिव आते हैं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन थोड़ा सा इसी का हटकर मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैंने लिखा राम फाउंड, इस क्वेश्चन को करना कंपलसरी है सबका, है ना, थोड़ा सा दिमाग लगाना। राम फाउंड सम क्वेश्चंस वेरी डिफिकल्ट इन दिस बुक। अरे पढ़ते ही जा रहा है ये तो। In this book, and he tried to solve everyone correctly। थोड़ा बड़ा हो गया क्वेश्चन, है ना, इसको करें आप। Ram found some questions very difficult in this book and he tried to solve everyone correctly। अब ये करके बताइए। देखो ये तो बेसिक सी चीज़ है ना, एवरीबॉडी लव, सिंगुलर वर्ब है, पॉसेसिव एडजेक्टिव आता है, हर बुक में दिया हुआ है ये। अब ये ऐसी चीज़ें नहीं आती, किसी भी एग्जाम में नहीं आती, ठीक है ना। आप यहाँ आ जाओ, ये क्वेश्चन थोड़ा सा इसका अपर लेवल है, इसको करके दिखाओ। हाँ, आप बोल रहे थे ना कि सर ये इंडेफिनिट प्रोनाउन मेरे को आता है, अच्छे से आता है, बोलो आंसर बोलो इसका। चलो आप मुझे बस इतना बता दो एवरीवन काहे के लिए यूज़ हुआ है। ये एवरीवन लिखा हुआ है ना, थोड़ा सा मैं फिर से लिख देता हूँ। एवरीवन, आया? किसी को भी नहीं आ रहा पूरी क्लास में? कोई तो करो। नहीं आ रहा, चलो मैं बताता हूँ, छोड़ो रहने दो। मुझे ऊपर वाले दोनों मिटा दूँ तो थोड़े से आपको अच्छे से बता पाऊँगा, है ना। ये ऊपर वाले दोनों मैं मिटा रहा हूँ, आपको समझ लेना इसको। कौन सा? हाँ, पास्ट में ही तो है, सब्जेक्ट सेकंड फॉर्म, ये पास्ट है, ये पास्ट है। तो दो, अगर पहले वाली क्लॉज पास्ट में होती है तो दूसरी वाली भी पास्ट में होती है। वो उस पर डिपेंड करता है कि कॉन्टीन्यूस की है, पास्ट परफेक्ट की है, पास्ट सिंपल की है, वो किसकी है, वो कॉन्टीन्यूस उस पर कॉन्टेक्स्ट पर डिपेंड करता है। अगर पहले वाली क्लॉज पास्ट में है तो दूसरी भी पास्ट में होगी, लेकिन पहले वाली क्लॉज अगर प्रेजेंट में है तो फिर दूसरी वाली क्लॉज प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों में से किसी में भी हो सकती है ना। ये वो क्लॉजेज वाला मैंने वीडियो बनाया, उसमें आप देख लेना अच्छे से, है ना। चलो अब अपन ये चीज़ बताने लगा तो अपन टॉपिक से भटक जाएंगे। बस अभी मैं आपको इतना बता दूं, ये सब्जेक्ट हो गया, ये फाइंड की सेकंड फॉर्म हो गई, सब्जेक्ट सेकंड फॉर्म पास्ट हो गया, ये रहा सब्जेक्ट, ये रही सेकंड फॉर्म पास्ट ही तो है ये। फाउंड नहीं, तुम्हारा कहना सही है, फाउंड सेकंड फर्स्ट फॉर्म भी होती है, लेकिन उसका कोई सेंस ही नहीं निकलेगा। बिल्कुल होती है फाउंड फर्स्ट फॉर्म, लेकिन वो फाउंड का मतलब होता है कि नींव भरना, मकान की नींव वगैरह भरना, उससे मतलब हो जाता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन की नींव भरेगा क्या, वो करेगा यार, क्या बेतुकी बातें करने लगते हो, पहला थोड़ा सा दिमाग। और फिर ये राम सिंगुलर है, अगर फिर फर्स्ट फॉर्म आ नहीं सकती, फिर फाउंड से होना चाहिए था इसको, है ना। थोड़ा सा लॉजिक लगाने करो यार। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो मैं एक क्वेश्चन बता रहा था, ये एवरीवन, ये एवरीवन किसके लिए यूज़ हुआ है, तो ध्यान से देखिए। ये जो वर्ड है ना, आपको एक होता है एवरीवन और एक होता है एवरीवन, उसको थोड़ा स्पेस के साथ लिखा जाता है,
कोई बता पाएगा इनमें डिफरेंस क्या है? इनका डिफरेंस अगर आपको मालूम है तो आप आंसर कर लोगे, इनका डिफरेंस नहीं मालूम तो आप नहीं कर पाओगे। तो ध्यान से समझ लो, ये जो एवरीवन एवरीबॉडी है, सॉरी एवरीवन, ये हमेशा में लिखा भी हुआ है, ये देखिए ना एवरीवन, ये वाला पोर्शन तो है इसी का, ये काय के लिए यूज होता है? पर्सन और ह्यूमन बींग्स के लिए यूज होता है, ठीक है। अब ये जो है ना एवरी अलग है, ये वन अलग है, तो ये क्या हो गया? तो ये एक अलग से अलग वर्ड हो गया, एक अलग यूनिट हो गई, ये इसका डिटर्मिनर हो गया। एवरी एक डिटर्मिनर भी होता है, आप जानते हैं, तो ये इसका डिटर्मिनर हो गया। अब यहाँ पर वन का मतलब ये उस वर्ड के लिए यूज हुआ है जिसके बारे में पहले ही चर्चा की जा चुकी होगी, है ना। यहाँ पर ये वन कुछ भी हो सकता है, समझ में आ रहा है ना। ये वन, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बुक वाला एग्जांपल दिया था, दिस वन, ये वाली, यानी वो वन किसके लिए यूज हुआ? सर यू हैव मैनी बुक्स, आई वांट दिस वन, ये है ना, तो दिस वन, ये वाली, इसका मतलब क्या हुआ? ये वन उस बुक के लिए यूज हुआ था, ठीक है। और ये वन का ये डिटर्मिनर हो जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब बस इतना है, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि एवरी वन जब साथ साथ लिखा जाता है तो उसका यूज़ पर्सन और ह्यूमन बींग्स दोनों के लिए होता है, और एवरी और वन जब अलग अलग लिखे जाते हैं तो फिर ये पर्सन और थिंग दोनों के लिए यूज हो जाता है, ठीक है। अब अपने क्वेश्चन पे आ जाओ। राम फाउंड सम क्वेश्चंस वेरी डिफिकल्ट इन दिस बुक। राम को कुछ क्वेश्चंस में थोड़े से डिफिकल्ट मिले। ही ट्राई टू सॉल्व एवरीवन। अब यहाँ पर एवरीवन से मतलब किससे है? क्वेश्चन से। अब ये क्वेश्चंस क्या है? क्वेश्चंस है ना, ये नॉन लिविंग थिंग्स की कैटेगरी में जाएंगे, पर्सन तो है नहीं जो हमने एवरीवन यूज कर चुका है। अब ये मालूम है दो तीन तरीके से सही हो जाएगा, या तो आप इसको एवरीवन को स्पेस के साथ लिख दो, एवरीवन ऐसे लिख दो, या फिर ये इससे भी हो जाएगा ही ट्राइड टू सॉल्व देम, देम भी लिख सकते हो आप यहाँ पे, है ना, क्योंकि देम जो होता है वो लिविंग, नॉन लिविंग, पर्सन, ह्यूमन बीइंग सब के लिए यूज हो जाता है। दे उसका ऑब्जेक्ट फॉर्म हो जाएगा देम, ये प्लूरल है ना तो देम हो गया। क्वेश्चन होता तो यहाँ इट हो जाता है। और यहाँ पर एक और ही ट्राइड टू सॉल्व ईच, ईच भी हो जाएगा, है ना। ईच एक प्रोनाउन होता है तो यहाँ ईच भी हो जाएगा। ट्राई टू सॉल्व ईच करेक्टली, ठीक है। आ गई बात समझ में? तो कहने का मतलब यह है कि एवरीवन जब साथ साथ लिखा जाएगा तो उसका मतलब होता है पर्सन, ह्यूमन बींग्स, और एवरी और वन जब अलग अलग लिखे जाते हैं तो उसका मतलब पर्सन और थिंग होता है। तो उस केस में अगर हम यहाँ थिंग के, ये क्वेश्चन में थिंग के लिए यूज़ हो रहा है तो ये एवरी और वन को अलग अलग लिखो, या फिर इसकी जगह ये इनमें से कोई से देम या ईच इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। आ गए समझ में? नोट कर ले। बढ़ा दूं? अच्छा, एक और मैं आपको बता दूं कि यही एक चैप्टर ऐसा होता है जो आपने क्वेश्चन टैग चैप्टर का नाम सुना? क्वेश्चन टैग चैप्टर का, उसके बारे में बता दूं मैं आपको, है ना। क्वेश्चन टैग में जब ये होते हैं ना सब्जेक्ट के रूप में तो वो चेंज हो जाते हैं, केवल क्वेश्चन टैग वाले में ही, और किसी में नहीं होते हैं। वो क्या होता है वो ही देखो, जैसे मैंने लिखा everybody was dancing, everybody was dancing in the party। ये क्या हो रहा है यार? everybody was dancing in the party। इसका क्वेश्चन टैग बनाइए आप, क्या बनाओगे? एवरीबडी वॉज डांसिंग इन द पार्टी, क्वेश्चन टैग। देखो क्वेश्चन टैग की हमें मालूम है कि इंग्लिश का एकमात्र चैप्टर होता है जिसमें नाउन का यूज़ नहीं होता, हमेशा प्रोनाउन होता है, वो एक बात। दूसरी बात, क्वेश्चन टैग की कंडीशन ये होती है कि अगर सेंटेंस एफर्मेटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा, और अगर ये सेंटेंस नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग एफर्मेटिव बनेगा, और अगर नाउन दिया हुआ है तो वो प्रोनाउन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। इसमें ऑलरेडी प्रोनाउन दिया हुआ है, ठीक है।
तो ये सेंटेंस कैसा है हमारा, पॉजिटिव है, इसका क्वेश्चन टैग बनेगा हमारा नेगेटिव बनेगा। तो नेगेटिव कैसे बनेगा वो बताना है। तो देखिए जनरली आपने क्या किया होगा, वॉजंट किया होगा, वॉजंट, और एवरीबडी का सब्जेक्टिव केस क्या बनता है, ये जो है ना पूरे ह्यूमन बीइंग वाले सभी, इसमें ये भी इंक्लूड होता है, ये 4 4 4 इन सभी के लिए, ठीक है ना। क्वेश्चन टैग में जब ये आता है तो उसका सॉरी इसमें ये थिंग वाला नहीं होता, वो इट में कन्वर्ट होता है, सॉरी ये 4 समबडी और समवन वाले, इनका सब्जेक्टिव केस हमेशा क्वेश्चन टैग में दे बनता है। अब चूंकि ये दे बनता है ना, तो हमारी जो हेल्पिंग वर्ब होती है ना वो इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होती है, ना कि इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि ये वॉज जो थी इसके अकॉर्डिंग थी। अब एवरीबडी जो था वो दे में कन्वर्ट हो गया, तो फिर ये हमारा वॉज नहीं वरंट हो जाएगा, वरंट इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगेगी, ठीक है। क्वेश्चन टैग में ऐसा होता है। नहीं वो ये कारण है कि ये जो वॉज आई है वो इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आई है, ये सेंटेंस का सब्जेक्ट ही है, और अभी मैंने आपको बताया था इनके साथ हमेशा सिंगुलर की वर्ब लगती है तो सिंगुलर वर्ब लगी। लेकिन जब ये इंडेफिनिट प्रोनाउन जब ये क्वेश्चन टैग में कन्वर्ट होते हैं ना, तो ये एवरीबडी, एवरीवन, समवन, समबडी, ये सब दे में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब सब्जेक्ट ये हो गया, अब जब सब्जेक्ट दे हो गया ना, ये कन्वर्ट हो जाते हैं दे में। अब दे में कन्वर्ट हो गया तो ये फिर प्लूरल अपनी वर्ब लेगा, प्लूरल, दे प्लूरल प्रोनाउन है, ठीक है ना, तो वो अपनी प्लूरल वर्ब लेगा, तो वो वरंट होगा, वॉजंट ना। कई लोग वॉजंट दे कर देते हैं, वो ध्यान नहीं देते इस चीज़ पे, तो वरंट दे हो जाएगा, ठीक है। नोट कर ले भाई फटाफट। एक क्वेश्चन और देख लो, क्या ये क्वेश्चन सही है, मैं बताऊं, पूछ रहा हूं आपसे। राम सॉल्व्ड everybody's problems here, क्या क्वेश्चन सही है? क्या हम एवरीबडीज पर एस लगा सकते हैं, अपोस्ट्रोफ एस लगा सकते हैं? राम सॉल्व एवरीबडीज प्रॉब्लम्स हेयर, क्या हम एवरीबडी पर अपोस्ट्रोफ एस लगा सकते हैं? तो ध्यान से समझ लीजिए, एवरीबडी अपोस्ट्रोफ एस वाला, हालांकि मैंने ये एक वीडियो बनाया हुआ है करेक्ट यूजेस ऑफ अपोस्ट्रोफ एस, उसमें ये पूरा डिटेल्स में बताया है, तो मैं आपको उसमें ये चैप्टर पूरी तरह से डिटेल्स में बताया गया है। कई बुक ये बताती हैं कि जो अपोस्ट्रोफ एस होता है ना वो नाउन पर लगता है, ये गलत होता है, केवल नाउन पर नहीं लगता, अपोस्ट्रोफ एस नाउन और प्रोनाउन दोनों पर लगता है। अब ये एवरीबडी क्या है, यहाँ प्रोनाउन है, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट बनकर आ रहा है ना। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था वर्ब का ऑब्जेक्ट या फिर सब्जेक्ट जो भी होगा वो उस जगह केवल 2 ही भाई आएंगे, नाउन या प्रोनाउन, ठीक है। या अब ये नाउन है नहीं तो इसका मतलब ये प्रोनाउन है। अब ये देखिए प्रोनाउन पर लगा हुआ है, हाँ ये बात है कि इस अपोस्ट्रोफ एस के बाद में प्रोनाउन कभी नहीं आएगा, इस अपोस्ट्रोफ एस के बाद हमेशा नाउन आएगा, ठीक है। एवरीबडी इस पर हो गया, तो ये क्वेश्चन पूरी तरह से सही है, कहीं कोई गलत नहीं है इसमें। हाँ अब इसमें एक कंडीशन और होती है कि अगर इन वर्ड के बाद एल्स वर्ड दिया हो, एल्स, तो फिर हमारा अपोस्ट्रोफ एस उस पर लगने लगता है, ठीक है। जैसे आई ओबे ओनली माई पेरेंट्स, I obey only my parents, not anybody's else। अगर इस तरह से दिया हुआ होगा, ध्यान से देख लीजिए, इस तरह से अगर दिया होगा, मैंने कहा ना इन प्रोनाउन के बाद में अगर एल्स वर्ड दिया हुआ है तो फिर हमारा प्रोनाउन इस पर ना लगते हुए इस पर लगेगा, बस ये है। और अगर इसके बाद में नाउन दिया हुआ है तो फिर हमारा प्रोनाउन इसी पर लगेगा, ठीक है। नोट कर लीजिए। बस सरल सा है, छोटा सा टॉपिक था ये हमारा, है ना, ख़त्म हो गया। इंडेफिनिट प्रोनाउन हो गया, एक छोटा सा और होता है वो भी मैं इसी में बता देता हूँ, ख़त्म कर देते हैं उसको भी, है ना। रेसिप्रोकल नहीं हुआ ना अभी अपना, हाँ मुझे याद है, रेसिप्रोकल नहीं हुआ, तो रेसिप्रोकल को भी इसी में ख़त्म कर देते हैं। बहुत छोटा सा है, 2 ही लाइन में 2 एग्जाम्पल से ख़त्म कर दूंगा मैं उसको, है ना, उसमें कुछ नहीं होता है।
रेसिप्रोकल आप लोग मैथ्स में पढ़े होंगे ना, रेसिप्रोक वर्ब यूज़ करते हैं जो, वो रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है? रेसिप्रोकल का मतलब होता है एक व्यक्ति जैसा किसी दूसरे के साथ करे वही चीज़ रिस्पॉन्स में वो उसको मिले। जैसे मैंने किसी को कुछ दिया, उसने मुझे रिटर्न किया सेम चीज़, ठीक है ना, उसी को रेसिप्रोक करना कहते हैं इंग्लिश में। मैं लिख देता हूँ पहले, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन केवल दो होते हैं, कौन कौन से? ईच अदर और वन अदर। ठीक है, ईच अदर और वन अदर। ईच अदर का यूज करते हैं हम फॉर टू, और ये मोर देन टू के लिए। ठीक है, ईच अदर का यूज करेंगे हम, ईच अदर का यूज करेंगे ओनली फॉर टू, और वन अदर का यूज करेंगे हम मोर देन टू, दो से ज़्यादा के लिए, है ना। जैसे मैं आपको एग्जांपल से बताऊं, मैंने लिखा राम एंड रवि आर टॉकिंग टू ईच अदर। राम और रवि एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, तो ध्यान से देखिए, ये दो पर्सन है। अब ये दो कुछ भी हो सकता है, ये कॉन्टेक्स्ट पर डिपेंड करता है, कुछ भी हो सकता है। तो राम एंड रवि आर टॉकिंग टू ईच अदर, ये यहाँ पे चाहो तो आप इनके हिंदी में निकलेगा ईच अदर यानी एक दूसरे, दोनों का मतलब होता है एक दूसरे से। ठीक है, राम एंड रवि आर टॉकिंग ईच अदर, यानी राम ने कोई बात रवि से कही, रवि ने कोई बात सुनी, उसका रिप्लाई उसने राम को किया, यानी सेम एक्शन कर रहे हैं दोनों, एक दूसरे को रिटर्न गिफ्ट दे रहे हैं, एक तरह से समझिए। इसने इसको कोई गिफ्ट दी, इसने कोई इसको रिटर्न गिफ्ट दे दी, तो वो सेम कंडीशन, सेम एक्शन हो रहा है वो, है ना। एक और देखो, अब अगर मैं इसमें एक नाम और जोड़ दूं, जैसे कोई सा भी एक नाम जोड़ दूं, राहुल मैंने जोड़ दिया, राहुल, फिर राहुल, राम एंड रवि, ये तीन नाम हो गए, है ना। तो फिर वहाँ ईच अदर की जगह वन अनदर हो जाएगा, सिंपल सी बात है, बस इतना सा इसमें, और कुछ नहीं है, दो है और कुछ नहीं है, ठीक है ना। अब इसी वाले एग्जाम्पल को मैं इस तरह से लिखूँ, राम एंड रवि saw their shadows in the water. Saw each other shadows in the water. Ram and Ravi saw each other shadows in the water. क्या ये सही है सेंटेंस? देखो, ये सही नहीं है। क्यों नहीं है सही, मैं बता दूं। ये राम एंड रवि, इन्होंने पानी में अपनी शैडो देखी, ठीक है, तो पानी ने इनको थोड़ी ना देखा भाई, रिफ्लेक्ट थोड़ी ना हुआ है कोई, तो फिर यहाँ पर क्या आएगा, ईच अदर ना आते हुए देयर शैडो आएगा, देयर शैडोज। ईच अदर का मतलब होता है जो काम ये जो हम करें वहीं से हमें रिटर्न मिले, ठीक है, उस कंडीशन में। जैसे मैंने लिखा we helped each other in this crisis। अब ये बताओ मुझे सेंटेंस सही है गलत है? we help each other in crisis, we help each other in this crisis। अब समझ लो बच्चों, क्या है स्पेलिंग, CRISIS, सही तो है।
अरे गधे हो तुम तो, ये क्या है, दिस दिस के साथ कैसा आएगा, सिंगुलर आएगा ना, दिस क्या डिटरमिनर है, ये इसके साथ दिस सिंगुलर के साथ डिटरमिनर के साथ हमेशा सिंगुलर ना होना चाहिए, सिंगुलर है ना, जो आप बोल रहे हो वो क्राइसिस होता है, वो इसकी प्लूरल फॉर्म होती है, एस ई एस कर देंगे तो वो प्लूरल हो जाएगा, जब ये प्लूरल हो जाएगा तो फिर ये भी हो जाएगा, दिस हो जाएगा, दिस क्राइसिस हो जाएगा वो, है ना। नाउन वाला चैप्टर अच्छा क्लियर नहीं है अमित तुम्हारा, अच्छे से करो उसको। वी हेल्प ईच अदर इन दिस क्राइसिस। अब इसको देखें, जैसे मैंने लिखा ये सेंटेंस सही भी है अपने आप में, ये गलत भी है, ये कॉन्टेक्स्ट पर डिपेंड करता है। अब यहाँ पर वी, अगर ये दो लोग हैं, हम दोनों ने एक दूसरे की इस परेशानी में मदद की तो सही है ना। और यहाँ पर हो सकता है मोर देन टू, अभी एक चीज़ क्लियर नहीं है, तो इस कंडीशन में हम इसको सही मानकर चलते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं, हालांकि ऐसा होता नहीं है कि आपको ये कंफर्म कर दिया जाएगा कि ये जो वी है ये दो है या दो से ज़्यादा है, इसके आगे कोई ऐसी क्लॉज लिखी होगी जो ये क्लियर कर देगी कि ये आने वाले वी दो हैं, दो से ज़्यादा हैं, वी है या दे है। जैसे मैं एक एग्जांपल से बताता हूँ, जैसे मैंने लिखा आई सॉ अ कपल इन द पार्क, they were talking to dash। अब क्या भरोगे यहाँ, ईच अदर बनाना था, I saw a couple in the park, they were talking to each other। अरे यार सॉरी, मुझसे निकल गया है ना। अब देखो ये अंडरस्टूड है, कपल, कपल मीन्स होते हैं दो, देखो भाई लीगली तो दो होते हैं, आगे फिर आपका बैंक बैलेंस जाने, है ना। कपल मीन्स दो होते हैं, तो अंडरस्टूड है ईच अदर, ठीक है, ईच अदर हो गया। आ गई बात समझ में। और हाँ मैं बता दूं, ईच अदर और वन अनदर ये भी इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं, इन पर भी अपोस्ट्रोफ एस लग जाता है, इन पर भी अपोस्ट्रोफ एस लग जाता है, ठीक है। इंडेफिनिट प्रोनाउन है ये, ओ सॉरी ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन है, और इंडेफिनिट प्रोनाउन समबडी, नोबडी, एनीबडी, इन पर भी अपोस्ट्रोफ एस लग जाता है। वो करेक्ट यूजेस ऑफ अपोस्ट्रोफ वाला वीडियो आप उसमें देख सकते हैं, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कोई डाउट है किसी का, कोई कन्फ्यूज़न है तो वो मुझसे पूछ सकता है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। और किसी स्टूडेंट्स को जिस टॉपिक पर पढ़ना है वो मुझे बता सकता है कि सर हमें इस टॉपिक पर पढ़ना है या इसमें हमें परेशानी आ रही है, किसी के कोई भी क्वेश्चंस हैं तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चलिए, जय श्री राम।